और आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू के दौरान शाह ने कहा कि किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पुंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो एक खुश आइंद कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। बहुत गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है। उसकी साझा होनी चाहिए रिपोर्ट। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरिस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाकर एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है। दैट द फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि G20 से मुताल्लिक फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है वो तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग G20 से खुश हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो भी आतंकी हमले हुए हैं उनको सुलझा लिया गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग जी। जिस तरीके से आतंकी हमले होते हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं समय सही आने पर जनता को इस बारे में बताया जाएगा। आतंकी हमले भी हमने कम किए हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम की है और आतंकवाद भी कम किया। आज जीरो टॉलरेंस से हम काम कर रहे हैं, जिसके कारण
जम्मू कश्मीर में शांति का, विकास का वातावरण बना है। हर तरफ खुशहाली है। अमन चैन देश के लिए बहुत जरूरी है, प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि राजौरी हमले की बात गृह मंत्री जी ने कही कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन पुलवामा हमले को लेकर कह रहे हैं कि उसके बारे में भी जनता को बताया। आतंकवादी एक भी बख्शा नहीं गया। पुलवामा हमले के भी दोषी मारे गए या पकड़े गए। विदेश से कोई तार हिलाता है तो भारत में बैठे हुए नेता उसकी भाषा बोलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन G20 जिस तरीके से होने वाला है, फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया उसको लेकर, कहा श्रीनगर में क्यों हो रहा है, जम्मू को आखिर क्यों दूर रखा गया, क्या श्रीनगर के लोगों को परेशान करना चाहते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब, आप बताएं कि श्रीनगर में क्यों नहीं होना चाहिए? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप जम्मू कश्मीर के विकास, विश्वास व शांति के दुश्मन बनकर द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण राजनीति क्यों कर रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब, अब आपके तोड़ने के एजेंडे पे जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। क्या फायदा होने वाला है G20 से, क्योंकि आप खुद वहां दौरे पर गए थे, क्या चीजें आपने ग्राउंड पर देखी हैं? लोगों में बहुत उत्साह। जम्मू कश्मीर की जनता इसे एक इंटरनेशनल इवेंट जो बहुत सालों बाद वहां हो रहा है, इसको जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ जोड़ रहे हैं। ये पूरे विश्व के अंदर जम्मू कश्मीर का टूरिज्म इंटरनेशनल मैप पर आएगा। वहां के बड़े बड़े नेता यहां आएंगे तो वो देखेंगे कि किस तरह जम्मू कश्मीर की ब्यूटी, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह भगवान ने, नेचर ने किस तरह उसको सजाया है, किस तरह उसको संवारा है। वो भारत के सर का ताज है, वो स्वर्ग है। ये जम्मू कश्मीर की हर एक इंच भूमि अपने आप में एक स्वर्ग की तरह है। तो ये एक विकास का नया रास्ता खोलेगी, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का नया रास्ता खोलेगी, उद्योग का नया रास्ता खोलेगी, और पूरे विश्व के अंदर जम्मू कश्मीर विकास के एजेंडे पर आएगा। आतंकी गतिविधियां कम हुई है, G20 होने वाला है। इसी संदर्भ में गुलाम नबी आजाद ने कहा यह सही समय है कि चुनाव होना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए वचनबद्ध है। हमने DDC का चुनाव कराया, हमने BDC का चुनाव कराया, हमने पंचायत का चुनाव कराया। हजारों लोग जीत के आए हैं, और जो लोग जीत के आए हैं वो भारी भारी मतों से जीत के आए हैं। जितने वोटों से ये लोग संसद में लोगों को भेजते थे, आज DDC का सदस्य उतने वोट लेकर जीता है। जनता ने खुलकर वोट दिया है। 22 लाख मतदाताओं ने वोट दिया है DDC चुनाव में हो रही देरी को लेकर आजाद ने आलोचना की है कि चुनी हुई सरकार से लोगों को वंचित रखना ये लोकतंत्र नहीं है। परिसीमन पर काम हो रहा है। परिसीमन के बाद वोटिंग पर काम हुआ, वोटर लिस्टें बन रही हैं। वोटर लिस्टें बन के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से उससे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। ये एक चुनावी प्रक्रिया है, और मेरे को पूरा यकीन है चुनाव आयोग जल्दी ही चुनाव घोषित करेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की NIA ने की मुखालिफत। NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को। एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें अब पार्टी की BJP और RSS के साथ खुफिया मफाहमत पर मायूसी हो रही है। वानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।
गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी उसके बाद लॉन्च की और तकरीबन 30% के करीब जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं या लीडरान, कोई लीडरान जिनमें ताराचंद जैसे लीडरान भी थे, वो पार्टी छोड़ के गुलाम नबी आजाद का उन्होंने दामन थामा। लेकिन आज कुछ महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो अब बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। बहुत सारे लीडरान उनके जो हैं वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं या उनको निकाला गया है। अब कल की बात है कि हाजी अब्दुल रशीद को भी, जो सोपोर के एक्स एमएलए हैं, कांग्रेस से पहले थे और फिर आजाद का दामन थामा था, उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर वकार रसूल वानी। वकार साहब, कल हाजी अब्दुल रशीद उनको निकाला गया, परसों उनके जो भतीजे थे, निफ्यू थे, उन्होंने टाटा बाय बाय पार्टी को किया। उससे पहले भी हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार जब से पार्टी सीरीज ऑफ लोग निकल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो पहले से ही कह रहे थे? देखो, जब उनने पार्टी बनाई थी गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो उनके एफिलेटेड थे, जो कांग्रेस में होते थे। तो दूसरी कोई पार्टी से हमने कोई देखा नहीं, कोई एनसी से, पीडीपी से, किसी और पार्टी से, अपनी पार्टी या बीजेपी से कोई भी बंदा हमने वहां देखा नहीं जाते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब रियलिटी पता चली कि आजाद साहब की एफिलिएशन कहीं और है, बता तो ये खुद को सेकुलर हैं, लेकिन अब तो कहीं नागपुर और एमएचए और वगैरह वगैरह के साथ जुड़ गया है और एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो लोग भागना शुरू हुए। अब अगर आप ये एक्सपेल की बात करोगे, जहां ताराचंद साहब की, पीरजादा साहब की, मनोहर लाल जी की, इन सब की कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी और उनको पता चला कि ये लोग जो हैं कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक्सपेल आर्डर निकाल दिया। सेम जो है कल हाजी रशीद साहब के साथ हुआ। हाजी रशीद साहब का रूमर था कि वो कांग्रेस पार्टी, ये डीएपी छोड़ रहा है, तो कुछ दिन से पहले से मुझे भी पता चल चुका था वो छोड़ रहा है, और भी कुछ काफी लोग छोड़ रहे हैं। जैसे उनका महबूब मुस्तफा भट्ट साहब, जो आजाद साहब के भाई के लड़के हैं, सेक्रेटरी था डीएपी में, वो भी अपने को 24 साथी समेत निकल गया। तो इन्होंने जब हाजी रशीद साहब का सुना, उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के मुझे लग रहा है वहां लोग समझते हैं अब ये डूबता जहाज है, कि अगर डूबने से पहले ही हम छलांग लगा के अपने आप को बचा दें तो वही बेहतर है। तो मुझे लगता है वही डूबता जहाज जो है अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का अब हालत हो गई है। आने वाले दिनों में काफी लोग उनसे पार्टी छोड़ के निकल रहे हैं। अब वो भले ही कांग्रेस में आए या कहीं और जाएं, लेकिन मुझे लगता है उस पार्टी का जो वो बुलबुला पानी पे होता है, हर लोग सोचते पता नहीं क्या चढ़ा है, वो फट जाता है, वही फटा हुआ बुलबुला है। आपने कहा कि बुलबुला है, किश्ती है, डूब रही है उनकी। क्या लगता है, रीजन क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर निकल गए, आपके लोग वहां चले गए, फिर वापस आ रहे हैं। क्या रीजन रहा, कहां पे चूक हुई है आजाद साहब से, आपको क्या लगता है? ओरिजिनली देखो क्या है, जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो 40-40 साल से रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो लोग जो हैं सेकुलर माइंडेड लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, और वो कभी कम्युनल पार्टी में जा ही नहीं सकते। जब से उनको पता चला आजाद साहब की इंटरव्यू के माध्यम से जो लिंक्स उनके बीजेपी में हैं, 2 महीने पहले उनको कहीं लगी थी, गिरे थे, तो बीजेपी ने एकदम डीजीपी को, ड्यूकाम को, फलानी को उसके घर भी भेजा। उधर भी पता चला लोगों को कि कितने टाइट लिंक्स हैं इनके। तो जब इन लोगों को, सेकुलर माइंडेड लोगों को, जो विचारधारा सेकुलर से जुड़े हैं, जब उनको पता लगता है कि भैया ये तो इनडायरेक्टली बीजेपी है, तो वो नेचुरली खिसक जाएंगे। हाँ, वो नेचुरली फिर वो यहां आए। मैक्सिमम तो अपनी कांग्रेस पार्टी में ही वापस आ गए, मैक्सिमम लोग, और आएंगे भी। फिर एक आधा अगर कहीं आगे पीछे चला गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वहां से निकल के कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वकार रसूल वानी,
एक इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास वापस आए हैं जो गुलाम नबी आज़ाद वाली पार्टी के साथ थे, और आगे भी ये एक इशारा दे रहे हैं कि कई लोग उनके इन टच में हैं और कई लोग और भी उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन फिर एक बार वो लेंगे, और इनका ये भी दावा है कि कांग्रेस आगे चल के और ज्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के नारवल इलाके में पेट्रोल पंप पर एक मुश्तबा धमाका हुआ। पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि गैस पाइप में धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। इंडियन ऑयल के इंजीनियर्स को बुलाया गया है। पुलिस धमाके की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में इस पेट्रोल पंप के इसी जगह पे आज एक धमाका हुआ है। ये संदिग्ध धमाका जो है 10:45 पे हुआ है और उसके बाद यहाँ पे पैनिक फैल गया और यही जो गड्ढा बना हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है, जो यहाँ जमीन है, वो तक यहाँ से उखड़ के जो है सामने आ चुकी है। और धमाका इतना भीषण था, जो आई विटनेस कहते हैं कि उससे जो आसपास की जो इमारतें हैं, वहां की जो विंडोज थी, वहां के जो शीशे थे, वो तक टूट गए। आपको दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग के सामने ही, जहां ये धमाका हुआ, इसके सामने ही यहां इस पेट्रोल पंप का ऑफिस था, और जो इस वक्त जहां जो ये कांच टूटा हुआ है, आपको दिखाते हैं ये कांच टूटा हुआ है। ये इसी धमाके की वजह से ही ये कांच टूटा है। और धमाका कितना भीषण होगा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी ये बिल्डिंग का जो आप ऊपर का इलाका देख सकते हैं, वो तक टूट चुका है इस भीषण धमाके में। और जिसके बाद एक पैनिक सा यहां फैल गया और लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि पुलिस भी मौके पे पहुंची और उन्होंने हालांकि लोगों को यहां आने से मना कर दिया। और इसके साथ ही एक बैंक की बिल्डिंग है और बैंक उस वक्त लगा हुआ था। बैंक के मुलाजिम भी बैंक से बाहर आ गए और उनको लगा जैसे आतंकवादी कोई घटना पेश आई है, कोई हमला हो चुका है। और जिसके बाद जो है यहाँ पे हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस भी अभी मौके पे आ चुकी है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर आ चुके हैं और इसकी जांच की जाएगी क्यों ये धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है, लेकिन इससे जो है आसपास के इलाकों में जो दहशत का माहौल है वो बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस भी इसमें पूछताछ करती हुई और जो इस पेट्रोल पंप के मालिक हैं उसके साथ पूछताछ करती हुई और वजह जानने की कोशिश करती हुई कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये भीषण धमाका हुआ। बेसिकली सुबह बारिश हो रही है, हमारा ये मेन होल थोड़ा सा खुला रहता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट पाइपलाइन नीचे जाती है, उसके साथ ही वायरिंग होती है, उस वजह से ब्लास्ट हुआ और कुछ नहीं। ये बेसिकली टाइल है, इसके नीचे हमारा वो भी लगी हुई है, क्या कहते हैं हमारा सीमेंटेड आरसीसी, उसी वजह से इम्पैक्ट हुआ, थोड़ा सा टाइल्स वगैरह बाहर आ गई। बहुत भीषण था। आपको किसी को नहीं, नथिंग। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे लड़के इंजर्ड होते हैं। कितने बजे हुआ? 10 मिनट कम 11 पे हुआ है। हमारे लड़के यहाँ पे होते हैं, पार्किंग गाड़ियां वहां पे लगी थी, किसी गाड़ी को नुकसान होता, आप किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, सब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इसके अलावा चेक कर लिया क्या सर? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट। अब हमारे इंडियन ऑयल के इंजीनियर्स आ रहे हैं, वो उस पर करेक्ट करेंगे, हम सेल शुरू कर देंगे। और उन्होंने कंपनी वालों को उन्होंने खुद ही बुलाया है, तो अभी हमने खुद भी देखा हुआ तारें जली हुई हैं, तो शॉर्ट सर्किट ही लेकर के चल रहे हैं। तो इनिशियली कोई टेरर एंगल तो नहीं लग रहा? नो। तो आपको लगता है कि ये जो एक एजेंसी है यहाँ पे, वो तो कंफर्म किया जाएगा ना, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि यहाँ पे कि गैस पाइपलाइन ही में धमाका हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे गड्ढा खोद के भी रखा, वहाँ आप देख सकते हैं चल रहा। तो अभी पुलिस अभी जांच करेगी सर? यस सर। तो हर एंगल से जो है वो जांच की जाएगी, पुलिस अपनी जांच करेगी। हालांकि जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनका कहना है कि गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है, लेकिन पुलिस का तो हर एंगल से इसकी जांच करेगी। कैमरामैन आंशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और डीडीसी मेंबर बालहमा इंजीनियर एजाज हुसैन ने बालहमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि कल उन पर इलाके के एक सरपंच ने लाठियों से हमला करने के अलावा शरपसंद अफराद यहां के हालात को बिगाड़ सकते हैं और कल वो किसी भी सरकारी अफसर पर हमला कर सकते हैं, जो जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन्होंने यहाँ लैंड माफिया क्रिएट किया है, ये कुछ 8 लोग हैं। 2 दिन पहले कर रहा है और उस पे उन्होंने कार्रवाई करते हुए 1 दिन पहले उनको ऑर्डर किया कि इसको बंद करो। मुझे लगता है ये एक तो वो कारण हो सकता है कि जो लैंड माफिया के ऊपर एक्शन हुई,
वो एक कारण था इस अटैक का। दूसरा एक कारण ये है कि जो सरपंच है कमिश्नर ने पुलवामा और शोपियां जिले में इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी नजरसानी 2023 के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बदौरी ने मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डिप्टी कमिश्नर शोपियां मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर ने जारी SRR होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया और मौसूल होने वाली ताजा दरख्वास्तों की तादाद के साथ साथ दावों और एतराजात की तादाद के बारे में तफसील। कमिश्नर ने मुतल्लिका EROs को भी ताकीद की कि वो खुसूसी समरी पर नजरसानी को 100% अहल वोटर्स के साथ इंदराज के साथ मुकम्मल करें, जिसमें नए वोटर्स का इजाफा और डुप्लीकेट वोटर्स को हज़फ करना शामिल है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें NC के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिद्दीन मीर और BJP के लतीफ अहमद के अलावा अपनी पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर और दीगर सियासी लीडरान मौजूद थे। जिला कुलगाम ने ई-श्रम स्कीम में नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए UT सतह पर अपना नाम रोशन किया। महकमे ने मजदूर तबके को हर स्कीम के बारे में आगाह किया है और मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए करोड़ों रुपए मजदूर तबके के कुंबों को वागजार किए हैं। जिला भर में यौम मजदूर हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों को जानकारी दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में हमने 1400 से ज्यादा मजदूरों को रजिस्टर किया है और उन मजदूरों के लिए हमने अंडर डिफरेंट असिस्टेंस स्कीम्स में हमने 10 करोड़ से लगभग 11 करोड़ जो है 11 करोड़ जो अमाउंट है वो हमने डिसबर्स किया है, जिसमें 19,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिला है। ई-श्रम स्कीम जिसको हम कहते हैं, वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है वो स्कीम, जिसमें उनको इंश्योरेंस मिलता है अप टू 2 लाख। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।